Okay, let's start our today's lecture, and that's we discuss in this lecture about types of therapeutic diet. Just 1 minute. Give me 1 minute. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन क्या है, और साथ में हम कुछ थेराप्यूटिक डाइट्स के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे और हम उसको रिलेट करेंगे विद स्पेसिफिक डिजीजेस। जस्ट ओवरव्यू करते हैं कि थेराप्यूटिक डाइट क्या है, एज वी डिस्कस्ड इन डिटेल इन प्रीवियस लेक्चर. Therapeutic diet actually that in this case you actually controlling the intake of certain nutrients and certain food. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि in specific disease condition आप certain nutrients को certain foods को आप कंट्रोल करते हैं. मैंने एग्जांपल्स आपको दी बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी इन द केस ऑफ रीनल डिजीज. हम जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसके जो अमाउंट है उसको कंट्रोल कर रहे हैं. जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इसको आप कंट्रोल कर रहे थे. फास्फोरस है. इसी तरह आप सर्टेन फूड को भी करते हैं. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको दे दूं लैक्टोज इंटॉलरेंस से. लैक्टोज में क्या है कि आपका मिल्क जो है, मिल्क कंटेन शुगर लैक्टोज, तो जिसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रही है, तो आप सर्टेन फूड को भी कंट्रोल करते हैं थेराप्यूटिक डाइट के अंदर. ठीक है. सो इट्स ये जो है आपका जो मेडिकल कंडीशन है, ये आपका जो थेराप्यूटिक डाइट है एक्चुअली प्रेस्क्राइब्ड बाय आपका जो है डाइटिशियन इसको प्लान करता है, लेकिन एक्चुअली फिजिशियन जो है इसको प्रिस्क्राइब करता है दैट यू मस्ट फॉलो, यू मस्ट जो है वो आपको न्यूट्रिशन थेरेपी की तरफ मूव करना चाहिए. यू शुड मूव टुवर्ड्स न्यूट्रिशन थेरेपी एंड दैट इज एक्चुअली प्लान्ड बाय डाइटिशियन. सो फिजिशियन जो है वो प्लान नहीं करता, प्लानिंग जो का काम है वो जो है वो डाइटिशियन का होता है. इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ रेगुलर डाइट. आप उस अपनी रेगुलर डाइट को मॉडिफाई कर रहे होते हैं. उसके अंदर आप कैलोरिक मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिएंट्स मॉडिफिकेशन, ओवरऑल फूड मॉडिफिकेशन, उसके टेक्सचर मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजें आप अपनी रेगुलर डाइट को ही जस्ट मॉडिफाई करते हैं तो एक थेराप्यूटिक डाइट बन जाती है. थेराप्यूटिक डाइट जो है हमने जैसे पहले डिस्कस किया, इस एक्चुअली सप्लीमेंटेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट. आप अपनी डिजीज कंडीशन के अंदर जो भी आपकी डिजीज कंडीशन है उसके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट चलती है, साथ में आप ये वाली ट्रीटमेंट जो है थेराप्यूटिक डाइट या डाइटरी मैनेजमेंट भी करते हैं. एंड जो है इट्स कंसर्न बोथ विद रिकवरी एंड प्रिवेंशन. कि आप it also prevents from disease, and if you are suffering with any disease also you can also recover from the disease. So diet helps in recovery and diet also helps in prevention. दोनों काम, प्रिवेंशन का काम भी होगा और रिकवरी का काम भी ये डाइट करती है. अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं. नंबर वन टाइप that we discussed here, that is a clear liquid diet. क्लियर लिक्विड डाइट सिंपल आपका नेम से है, इट कंटेन्स क्लियर लिक्विड्स. जैसे कि इसके अंदर वाटर हो सकता है, ब्रोथ, ब्रोथ कैन बी चिकन ब्रोथ, वाटर चिकन ब्रोथ, बीफ ब्रोथ, वेजिटेबल ब्रोथ, सीरियल ब्रोथ. ये सारे जो हैं ये क्लियर लिक्विड डाइट में आएंगे. प्लेन जेलेटिन, प्लेन जेलेटिन जो है वो भी इसके अंदर आती है. तो जेलेटिन जो है दैट्स एक्चुअली इंग्रेडिएंट, फूड इंग्रेडिएंट जो कि आप कोलेजन से ले रहे हैं. तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं. कोलेजन क्या है? कोलेजन ये एक प्रोटीन है. कोलेजन इज ए प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन जो एनिमल स्किन में मौजूद है, उसके बोन्स में मौजूद है, कार्टिलेज में मौजूद है. ये प्रोटीन है. और प्रोटीन, और जब आप एनिमल स्किन, बोन, कार्टिलेज को बॉयल करेंगे तो वहां से हमें जो मिलेगी चीज, एक इंग्रेडिएंट मिलेगा, दैट इज अ जेलेटिन. ठीक है. सो प्लेन जेलेटिन आल्सो कम्स इन क्लियर लिक्विड डाइट. ओके. ये जो है जैसे कि वाटर है, ब्रोथ है, दैट्स एक्चुअली इजीली डाइजेस्टेड. और जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो कोई भी अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू जो है, या फिर कोई भी इसका रेजिड्यू जो है वो आपके जे ट्रैक में, इंटेस्टाइन में नहीं रहता. इसको बोलते हैं दैट्स अ क्लियर लिक्विड डाइट. ओके. विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट आफ्टर अजान. ओके. तो क्लियर लिक्विड डाइट क्या है कि जिसके अंदर कोई रेजिड्यू मौजूद नहीं होता,
आप जब कंज्यूम करते हैं वो वाला मील, वो वाला आप वाटर है, ब्रोथ है, जेलेटिन है, जब आप वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, कोई भी रेजिड्यू आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नहीं बचता। अब ये लेकिन ये आपको एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स, एडिक्वेट कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स दोनों नहीं दे रहा, क्योंकि आप ब्रोथ ले रहे हैं तो आपको ना तो आपको जो रिक्वायर है आपकी कैलोरीज एनर्जी वो मिल रही है, और ना ही जो आपको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिलते हैं। इट्स न्यूट्रिशनल इनएडुकेट, हमने अभी डिस्कस किया कि आपको जो है एडुकेट जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपको एनर्जी है, कैलोरीज है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपको नहीं मिलते। अगर आप इसको 3 से ज्यादा दे रहे हैं तो न्यूट्रिशन सपोर्ट शुड बी कंसीडर्ड। और सो अभी हमें समझने की जरूरत है न्यूट्रिशन सपोर्ट क्या है। न्यूट्रिशन सपोर्ट ये है कि आप जो है एक पेशेंट को डाइट दे रहे हैं थ्रू फीडिंग, थ्रू ट्यूब फीडिंग। ट्यूब फीडिंग, आप ट्यूब के जरिए फूड को डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं इधर इनटू द थ्रू ट्यूब। आप जो है पेशेंट के, ये देखो ये मैं बता दिया जी, एनजी फीडिंग के जरिए ये मैं ट्यूब बना रहा हूँ। एनजी फीडिंग के जरिए पेशेंट को एक ट्यूब को मैंने इंसर्ट कर दिया जीआई ट्रैक में, ठीक है, ये नोज के थ्रू। तो इसको बोलते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। कि आपने सिंपल में अगर बताऊं ट्यूब फीडिंग करते हैं, ट्यूब फीडिंग या तो ट्यूब के जरिए फीड दे रहे हैं इधर डायरेक्टली इनटू जीआई ट्रैक, या फिर आप इनटू द जो है आपका वेन्स के अंदर, पेरिफेरल वेन या फिर सेंट्रल वेन। ये सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सिंपल वे में बताऊं तो ऐसे है कि आपने ट्यूब फीडिंग करनी, ट्यूब के जरिए अगर आप किसी को फीड दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो वो कर लेंगे, दैट्स अ न्यूट्रिशन सपोर्ट में आएगा। वो किस में आएगा? न्यूट्रिशन सपोर्ट में आएगा। अंडरस्टैंड कि अगर आपने क्लियर लिक्विड डाइट दे रहे हैं किसी पेशेंट को 3 दिन से ज्यादा, तो उसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाएगी। उसकी वजह से आपको न्यूट्रिशन सपोर्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन सपोर्ट ये है कि आपने ट्यूब फीडिंग करनी है, ट्यूब के जरिए पेशेंट को फीड करना है इधर डायरेक्टली इनटू योर जी ट्रैक, या फिर आप थ्रू वेन्स, वेन्स के जरिए फ्लूइड्स न्यूट्रिएंट्स आप डालेंगे इंट्रावीनस जिसको बोलते हैं। तो इंट्रावीनसली आप फ्लूइड्स देंगे पेशेंट को। इंट्रावीनसली वो फिर 2 तरह के हो सकते हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल। पेरिफेरल ये है कि आप जो है वो पेरिफेरल वेन से, जैसे कि आप फ्रॉम आर्म, बाजू से आप जो है वो उसको जो है वो ऐड कर फ्लूइड इंसर्ट किया जा सकता है। वी कॉल इट दैट द पेरिफेरल वेन्स। सो सेंट्रल वेन होता है डायरेक्टली इनटू द योर आपके जुगुलर वेन जो होती है उसके अंदर आप वो इंसर्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप जो है फ्लूइड इंसर्ट करते हैं। तो न्यूट्रिशन सपोर्ट ये है कि आपने ट्यूब फीडिंग करनी है, कि ट्यूब फीडिंग के जरिए आप जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ओके। आप देखें कि अगर पेशेंट जो है 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मस्ट बी प्रेजेंट इन योर क्लियर लिक्विड डाइट, कि आपको 200 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट जरूर होना चाहिए इसके अंदर, दैट्स द रिक्वायरमेंट, कि अदरवाइज बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो सकती है इवन के कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज की भी। अब इसका मकसद क्या है? क्लियर लिक्विड डाइट आप कब देते हैं? आप प्री सर्जिकली यू गिव डाइट, दिस डाइट प्री सर्जिकली, अगर किसी की सर्जरी होनी है तो उससे पहले देंगे, ताकि कोई भी ड्यूरिंग सर्जरी कोई भी रेजिड्यू जो है वो आपके इंटेस्टाइन में ना रह जाए, जिसकी वजह से आप पहले प्री जो है वो क्लियर लिक्विड डाइट देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो पोस्ट सर्जिकल, पोस्ट में कि जैसे आप सर्जरी हो गई है तो उस टाइम पे स्टार्ट करेंगे आप क्लियर लिक्विड डाइट से, ताकि जो है पेशेंट का जो जी ट्रैक है वो नॉर्मल रूटीन में आ जाए। फिर आप क्लियर लिक्विड डाइट से फिर आप फुल लिक्विड डाइट में जाते हैं, फिर मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, फिर सॉफ्ट डाइट, और फिर आप नॉर्मल रूटीन की तरफ आते हैं। तो ये क्या होगा क्लियर लिक्विड डाइट सर्जरी से पहले, क्योंकि सर्जरी से पहले अगर आप उसको फुल रेजिड्यू डाइट दे देंगे तो इंटेस्टिनल ट्रैक में बहुत ज्यादा रेजिड्यूज बच जाएंगे। ठीक है। अगर आप उसको नॉर्मल डाइट दे देते हैं तो जी ट्रैक में बहुत ज्यादा रेजिड्यूज बच जाएंगे ना, फूड अगर अगर वो बच जाते हैं तो ड्यूरिंग सर्जरी ये रेजिड्यूज जो हैं, ये दीज रेजिड्यूज फ्रॉम योर जी ट्रैक, ये आपका जी ट्रैक है,
जे ट्रैक से मूव ऊपर करेंगे आपके एसोफेगस से ऊपर जाएंगे, तो जब यहाँ पे आएंगे तो ये कैन मूव इनटू योर ट्रैक, क्या इनटू योर एयर ट्रैक। यहाँ से एयर ट्रैक में मूव करके ये आपके लंग्स में जा सकते हैं। ठीक हो गया, जिसकी वजह से लंग्स में जब ये चले जाएंगे रेजिड्यूज, तो ये उसकी वजह से निमोनिया के चांसेस हो सकते हैं। तो उसकी वजह से आप जो है क्लियर लिक्विड डाइट देते हैं प्री सर्जिकली। पोस्ट सर्जिकली क्यों देते हैं? क्योंकि पोस्ट सर्जिकली आप जब सर्जरी के दौरान जब पेशेंट जो है वो कोई चीज जो है जे ट्रैक जो उसके में कोई चीज नहीं जा रही स्टमक में, उसकी वजह से आपका जो है पोस्ट सर्जिकली सबसे पहले पेशेंट के जे ट्रैक को प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए आप पहले क्लियर लिक्विड डाइट देते हैं ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, फिर आप मूव करते हैं नॉर्मल डाइट की तरफ। एनपीओ का क्या मतलब है? एनपीओ नथिंग, इसका मतलब ये है कि आप जो है कोई भी ड्यूरिंग सर्जरी कोई भी फूड कंज्यूम नहीं कर रहे, कोई भी ड्रिंक कोई चीज नहीं पी रहे, नथिंग पर ओरल। ठीक है, तो आप ओरली कोई चीज नहीं ले रहे हैं ड्यूरिंग सर्जरी। और उसकी वजह भी यही है कि अगर आप ओरली लेंगे तो उसकी वजह से एस्पिरेशन हो जाएगी। एस्पिरेशन का मतलब ये कि फूड जो है वो आपका फ्रॉम जे ट्रैक मूव कर सकता है बैक इनटू थ्रू एसोफेगस एंड इनटू द योर लंग्स, इसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। दैट्स द रीजन कि इसको आप पेशेंट को एनपीओ पे रखा जाता है। ठीक है, ये जो है आपको ओरल फीडिंग जैसे आपने स्टार्ट करनी है सर्जरी के बाद, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। पहले आप जो है क्लियर लिक्विड डाइट देते हैं, तो फिर आप बाकी डाइट्स की तरफ मूव करते हैं। आप इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो गया है तो उसको इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करनी है, तो उसके लिए भी आप क्लियर लिक्विड डाइट ही देते हैं। ये कुछ फूड्स हैं जो कि क्लियर लिक्विड डाइट में आते हैं, जैसे वाटर है, कार्बोनेटेड वाटर भी हो सकता है, फ्लेवर्ड वाटर भी हो सकता है, सोडियम लो सोडियम चिकन का बोन ब्रोथ या बीफ ब्रोथ ये हो सकता है, फ्रूट जूसेस पल्प के बगैर हो सकते हैं, फ्लेवर्ड फ्रूट फ्लेवर्ड जूसेस हो सकते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो सकती हैं, जेलाटिन हमने बात की अभी, टी और कॉफी विदाउट मिल्क और क्रीम ये हो सकता है, टोमेटो और वेजिटेबल जूस लेकिन स्ट्रेन्ड हो, सारा कुछ आपके रेजिड्यूज के निकाले हो, जस्ट जूस उसका अवेलेबल हो। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, हनी और शुगर, ये सारे क्लियर लिक्विड डाइट में आएंगे। फुल लिक्विड डाइट, अभी क्लियर लिक्विड डाइट के बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अ फुल लिक्विड डाइट। फुल लिक्विड डाइट जो है इसके अंदर दैट कंटेन्स लिक्विड्स जो कि सारे इसके अंदर वो मौजूद होंगे जो कि हम क्लियर लिक्विड डाइट में हम देते हैं, लेकिन एक चीज की एडिशन हो जाएगी साथ में, मिल्क की और जूसेस विद पल्प। हमने कहा कि वहां पे मिल्क नहीं देना और पल्प वाले जूसेस नहीं देने, जहां पे आप वो चीजें दे सकते हैं। सो इट्स अ ट्रांजिशन स्टेप बिटवीन क्लियर लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट। ठीक है, तो इसको मैं यूं एक्सप्लेन करूंगा कि आपने सर्जरी के बाद सबसे पहले दी क्लियर लिक्विड डाइट, उसके बाद आप मूव कर गए फुल लिक्विड डाइट, और उसके बाद आप मूव कर गए सॉफ्ट डाइट। तो ये आप कह लें कि ये जो है सॉफ्ट दिस जो फुल लिक्विड डाइट है, इट्स अ ट्रांजिशन step between clear liquid diet and soft diet. So it's a transition step between clear liquid diet and soft diet. So इस दरमियान में ये आपके पास सबसे पहले क्लियर दी, उसके बाद आप फुल देंगे, उसके बाद आप सॉफ्ट डाइट की तरफ मूव करेंगे। ओके, अब जो क्लियर लिक्विड डाइट है, अगर आपने इसको प्लान सही किया है तो ये आपको एडिकेट कैलोरीज दे रही है, प्रोटीन फैट मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके पूरे प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, कैलोरीज आपको सही दे रही है, लेकिन जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो आपको डेफिशिएंट होते हैं इसके अंदर, वो पूरे नहीं होते इसमें। हमने क्लियर लिक्विड डाइट की बात की, हमने कहा उसके अंदर कैलोरीज भी नहीं पूरी होती, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पूरे होते, दोनों मैक्रो और माइक्रो। इसमें क्या है, इसके अंदर कैलोरीज पूरी हो जाती हैं लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स और मिनरल्स पूरे नहीं होते। ये आप दे देते हैं कि ओरल फीडिंग से स्टार्ट में आप देते हैं इसको, और इफ द पर्सन इज जो है वो मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट जो है वो च्यू नहीं कर पा रहा,
तो उसको आप सॉफ्ट डाइट मीन क्या, सॉफ्ट डाइट भी पर्सन अगर नहीं ले पा रहा तो फुल लिक्विड डाइट की तरफ मूव करेंगे। ये सारी चीजें हैं जो कि फुल लिक्विड डाइट में आ जाएंगी, जैसे कि थिन हॉट सीरियल, आपने दाल, कोई भी दाल आपने बनाई है लेकिन वो उसमें अंदर पानी आपने ज्यादा ऐड किया हुआ है, गरम दाल, वो आप जिसको मैं अगर सिंपल वर्ड में कहूँ, गुरूल, गुरूल जो है डिश, नेम ऑफ डिश, जो एक्चुअली जो कि इसी चीज से मिलके बना होता है, जो कि सीरियल से, दैट एक्चुअली कंटेन सम एनी सीरियल, जो कि बहुत ग्राउंड सीरियल होती है, थिन सीरियल होती है, तो इसको बोलते हैं दैट्स thin out cereal. That's a gruel is a dish जिसके में अंदर that's actually contain thin out cereal. Strained soups अगर होते हैं, soups आप कोई लें तो इसको strain कर लें, कोई चिकन सूप है, बीफ मटन सूप है, लेकिन सारा उसको जो आपका जो पार्ट है, मीट वाला पार्ट वो निकाल लें, जस्ट आप वाटर कंटेंट जो है पेशेंट को दें। तो स्ट्रेन सूप इसके अंदर मौजूद हों, वो होंगे जूसी विद पल्प आ सकते हैं, मिल्क शेक्स इसमें हैं, कस्टर्ड, पुडिंग्स, सप्लीमेंट्स, लिक्विड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, वो भी फुल लिक्विड डाइट में आएंगे। प्यूरिड डाइट, अब प्यूरिड डाइट जो है एक स्टेप थोड़ा सा और आगे है। आप जो है ऐसे कह लें कि मैश्ड चीजें, आप मैश चीजें बनाते हैं ना घर में, बच्चों को, छोटे बच्चों को मैश करके चीजें दे रहे हैं, तो इट्स सिमिलर टू दैट वन। ये डाइट जो है न्यूट्रिशनली एडुकेट है, इसके अंदर जस्ट आपने क्या किया है, फूड को प्यूरिड कर दिया इनटू स्मूथ, और उसको लिक्विड कंसिस्टेंसी बना दी है। जैसे कि अगर आपने बनाना मैश करके बच्चे को दे दिया है, बच्चे को आपने जो है वो अपने, और मैश आपने ऐसे करना है कि अगर इफ यू वो जो है वो फूड जो है वो आप स्ट्रॉ से पास कर जाए, कि आप उसके अंदर वाटर कंटेंट भी हो और फूड बिल्कुल मैश हो उस पर। तो नट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर नहीं आएंगे, ये चीज़ें इसका पार्ट नहीं होंगी। जैसे कि एग्जांपल में आपके जो है जूसीज है, प्यूरिड फ्रूट है, प्यूरिड स्क्रैम्बल्ड एग है, इस तरह से पैनकेक या मफिन है, प्यूरिड कोड सीरियल्स, मिल्क, मार्जरीन, शुगर, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, एंड दीज आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ इट। ये कब देंगे? इफ द पर्सन हैज फ्रैक्चर्ड jaw, unable to chew or swallow, if the person has any digestive issues, उसके अंदर आप जो है प्यूरिड डाइट रिकमेंड करते हैं। मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट जो है इसके अंदर जो पेशेंट को आप वो सारी चीज़ें अवॉइड कर देते हैं जो कि पेशेंट जो है वो च्यू नहीं कर सकता, देयर आर डिफिकल्टी च्यू, जैसे कि आप रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर अवॉइड करेंगे। कोई ब्रेड है जिसका क्रस्ट जो है साइड से जो क्रस्ट है वो हार्ड है, उसको अवॉइड करेंगे। नट्स, सीड्स जो हैं उसको अवॉइड करेंगे। आप जो है कुक्ड, इसके अंदर कुक्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो कि इजीली सॉफ्ट हैं, इजीली च्यू किए जा सकते हैं, वो इंक्लूड हैं ग्राउंड मीट, वो इंक्लूड है सॉफ्ट चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्ट ब्रेड, सीरियल्स, ये सारी इसके अंदर मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट जो कि बहुत सॉफ्ट हैं, इजीली च्यू की जा सकती हैं, वो इसमें आएंगे। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, एक कंडीशन है कि पेशेंट उस चीज स्वेलो नहीं कर रहा, उसको आप सॉफ्ट डाइट, मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट देंगे। डेंटल सर्जरी हुई है, कि अभी डेंटल सर्जरी उस कंडीशन में, या फिर पुअर डेंटिशन, दैट इज अ मिसिंग टीथ है, अगर किसी पेशेंट के या टीथ लॉस हो गए हैं तो उसकी वजह से आप मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट की तरफ मूव करेंगे। देन वी हैव मेटाबॉलिक डाइट। मेटाबॉलिक से मुराद ये है कि दैट्स अ क्लस्टर ऑफ कंडीशन दैट अकर टुगेदर, जैसे कि आपका जो है हार्ट डिजीज के अंदर आएंगी, डायबिटीज कंडीशन है इसके अंदर, ये सारी जो कंडीशन, हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडेमिया है, these are all the metabolic complications. So ऐसी डाइट जो कि मेटाबॉलिक कंडीशन में हम देंगे तो कॉल इट दैट्स अ मेटाबॉलिक डाइट। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो ऐसी सिंड्रोम दैट इज एक्चुअली इसके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्चुअली इट्स अ क्लस्टर ऑफ कंडीशन, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्योंकि दैट कंटेन नॉट ओनली वन सिंड्रोम, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट कंडीशंस इसके अंदर मौजूद होती हैं। डाइट इस ये जो डाइट है दैट इज रिड्यूसिंग सोडियम, रिड्यूसिंग फैट, रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल, ओवरऑल कैलोरीज भी कम है। इसके अंदर जो है आप यू गिव मोर फाइबर इन दिस डाइट, और सॉल्युबल फाइबर इसके अंदर देते हैं आप। ये सारी कंडीशन, इस तरह की डाइट जो है दैट्स अ मेटाबॉलिक डाइट। देन वी हैव रीनल हेपेटिक डाइट, रीनल या डाइट या हेपेटिक डाइट, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट्स को
आप टारगेट कर रहे होते हैं, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस जो हैं, इसको आप मॉडिफाई करते हैं। सो वी कॉल इट दैट्स द रीनल और हेपेटिक डाइट। देन वी हैव फूड एलर्जी डाइट। फूड एलर्जी, कुछ पेशेंट्स जो हैं वो दे आर एलर्जिक टू स्पेसिफिक फूड्स, जिसको उसका जो इम्यून सिस्टम है एक्सेप्ट नहीं करता उन फूड्स को। तो ऐसी कंडीशन में हम वो फूड्स ही निकाल देते हैं, हम उसका अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट दे देते हैं। कोई फूड अगर एलर्जिक है किसी चीज़ से, हम उसका अल्टरनेटिव दे देंगे, हम वो फूड ही उसकी डाइट से पेशेंट की निकाल देंगे। जो कॉमन एलर्जेंस जो हैं, जैसे कि एग है, सोय है, व्हीट है, पीनट्स, नट, फिश, शेलफिश, ये दीज आर द कॉमन एलर्जेंस। अगर कोई पेशेंट जो है इसको इनमें से किसी चीज़ से एलर्जी है, तो हम वो इस फूड को एक्सक्लूड कर देंगे। ग्लूटेन फ्री डाइट, कुछ लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी होती है, कि जैसे कि ग्लूटेन एक प्रोटीन जो कि मौजूद है आपके वीट में, राय में, बार्ले में मौजूद है, इन फूड में मौजूद है। ये हम क्या करेंगे, जस्ट रिप्लेस कर देंगे विद पोटैटो, कॉर्न, राइस। अगर कोई वीट गंदम नहीं खा सकता, हम उसको राइस दे सकते हैं, पोटैटो दे सकते हैं, कॉर्न दे सकते हैं। मकई, गंदम की रोटी नहीं खा सकता, मकई की रोटी दे दें, चावल की रोटी दे दें, चावल वैसे बना के दे दें। इसमें राई और बार्ले जो है, ये इनमें ये क्या मौजूद है, दीज आर कंटेन आपका ग्लूटेन। तो आप ग्लूटेन को रिप्लेस क्या कर देंगे, ये वाली। अगर कोई मकई की, गंदम की रोटी नहीं, तो उसके मकई की रोटी खा लो, चावल की रोटी खा लो, ये चीजें आप दे सकते हैं उसको। उसको डिजीज बोलते हैं, ग्लूटेन इंटॉलरेंस जो है, अगर किसी में है तो उसको डिजीज कंडीशन को बोलते हैं सीलिएक डिजीज। तो सीलिएक डिजीज जो है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस अगर किसी का, तो वो डिजीज का नाम है, दैट इज अ सीलिएक डिजीज। इस कंडीशन में हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। एक और जो इंटॉलरेंस है, दैट इज अ लैक्टोज इंटॉलरेंस। में हमने अभी बात की कि किसी पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, कि क्योंकि उनके अंदर ऐसा एंजाइम मौजूद नहीं होता जो कि शुगर, लैक्टोज को डाइजेस्ट करे, मेटाबोलाइज करे। वो एंजाइम है लैक्टेज एंजाइम, उसके अंदर लैक्टेज एंजाइम की कमी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, या तो दही, योगर्ट दे देंगे उनको, या फिर हम लैक्टोज फ्री मिल्क देंगे, या फिर दूध आप नहीं देंगे। ठीक है, आप वो दूध नहीं देंगे, लैक्टोज फ्री मिल्क दिया जा सकता है, होल मिल्क नहीं देंगे, ऐसे मिल्क नहीं देंगे जिसके अंदर लैक्टोज मौजूद है। या तो लैक्टोज फ्री मिल्क दें, या फिर आप उसको योगर्ट दे सकते हैं। ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर अबाउट टाइप्स ऑफ थेरेप्यूटिक डाइट। विटामिन्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, दैट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। हम विटामिन को डिस्कस करेंगे, और विटामिन और मिनरल्स के ऊपर आप पूरे एक सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे। लेकिन हम जो है जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, हम उनको डिस्कस करेंगे। हमने फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में पहले भी डिस्कस किया, हम कुछ इसके अंदर नई चीज़ें लेके आ रहे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। So everyone know there's a organic compound and ये जो है that's present in your foods, लेकिन ये small amount में ये मौजूद होता है। ठीक है। और ये आपका जो बॉडी है इसको सिंथेसाइज नहीं करता, आपको ये एक्सटर्नली आपको थ्रू फूड ये चीज़ें लेना होती हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट दैट्स एसेंशियल, and it performs a lot of physiological functioning, जैसे कि in your maintenance, in your growth, in your development, in your reproduction में ये रिक्वायर इसका होता है। और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो सकती हैं, आपका डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती हैं, और उसके एक्सेस की वजह से भी, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन के एक्सेस की वजह से भी हो सकती हैं। शायद हमने पहले इसको बारे में डिस्कस किया हो, इसके एक्सेस के बारे में, जो जब हमने पहले विटामिन डी और विटामिन ए के बारे में डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे एक अहम बात है कि जब व्हेन इट्स एक्सपोज्ड टू हीट, और व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू लाइट, एंड व्हेन इट्स एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन, जब ये विटामिन, तो देयर आर चांसेस दैट दे कैन बिकम अनअवेलेबल इन फूड। सो जिसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी जो है कम हो सकती है, ये इसकी डिटोरेशन हो सकती है जब आप इसको हीट से, व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू हीट, व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू लाइट, और व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन। मिसाल के तौर पे अब विटामिन, दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो आपको नजर आ रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ए, व्हेन इट्स एक्सपोज्ड टू एयर, इट्स पार्शियली, इसके जो लॉसेस के चांसेस हैं वो बहुत पार्शियली हैं, मतलब कि इट्स देयर आर पार्शियल चांसेस दैट इट बिकम, इसके जो विटामिन ए के लॉसेस हो सकते हैं। ये जो बाकी जो है विटामिन ई लॉस हो जाता है। When it is exposed to light,
व्हेन एक्सपोज टू लाइट्स, उस टाइम पे विटामिन ई और विटामिन के लॉसेस हो जाते हैं। एंड व्हेन एक्सपोज टू हीट, एट दैट टाइम आपके जितने भी जो फैट्स और विटामिन ऑल आर स्टेबल। लेकिन जो है सिर्फ जब वो लाइट से एक्सपोज हो रहे हैं या फिर एयर से एक्सपोज है, एट दैट टाइम विटामिन ई व्हेन एक्सपोज टू एयर, उसके चांसेस हैं कि वो लॉस हो जाएगा विटामिन ई एंड के व्हेन एक्सपोज टू लाइट। लेकिन हीट से एक्सपोज अगर आप फूड कुक कर रहे हैं इन दैट टाइम दे रिमेन स्टेबल, उसकी वजह से वो जो है इनके लॉसेस नहीं होते। ये तो है वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल विटामिन्स। हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, जिसके thiamine, heravol, niacin, pantothenic, pyridoxine, biotin, folate, B12, ये जो हैं ये विटामिन सी, ये जो है वाटर सोलुबल विटामिन्स हैं। इनके जो हैं चांसेस जो हैं ये लॉस के चांसेस वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए व्हेन एक्सपोज टू एयर, विटामिन सी लॉस यहाँ पे दिस आर अवेलेबल कि दैट्स इट्स स्टिल नॉट नोन कि इधर इट विल इट्स लॉसेस विल अकर और नॉट। विटामिन सी यहाँ पे देखें विटामिन सी के लॉसेस हो जाएंगे व्हेन इट्स एक्सपोज टू लाइट। इन दैट केस जो है विटामिन B6, विटामिन B12 एंड विटामिन सी इनके चांसेस हो सकते हैं। एंड देन फॉलेट के भी चांसेस हैं कि वो भी लॉसेस उसके भी हो सकते हैं। व्हेन एक्सपोज टू हीट, दैट्स इम्पोर्टेंट कि जब ये हीट से एक्सपोज होते हैं तो अगर आपने थायमीन जो है अगर आपने 100 डिग्री से ज़्यादा हीट कर रहे हैं तो लॉस हो जाएंगे। जो राइबोफ्लेविन है लॉस नहीं होता, नियासिन लॉस नहीं होता, आपका जो बायोटिन और पेंटाथेनिक एसिड है वो भी लॉस नहीं होते। लॉस जो हो रहा है फॉलेट, हाई टेम्परेचर भी लॉस हो जाएगा, B12 लॉस नहीं हो रहा, एंड देन विटामिन सी भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है when you are exposed to light or when you are exposed to air or when you are exposed to heat, when your food is exposed to these, in that case जो है आपका chances और loss के chances जो हैं वो बढ़ सकते हैं, वो हो सकते हैं। ठीक है, एंड विटामिन जो है that you are required in milligram or you are required in microgram, but you need in small amount and you also need it on regular basis. सो इनएडुकेट अगर आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से जो है आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं इन विटामिन्स की। एंड देयर आर सम क्लासिफिकेशन जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर वाटर सॉल्युबल एंड वी हैव फैट सॉल्युबल विटामिन्स। हमने ये वाला एक यूज़ किया, दैट्स दिस स्टेटमेंट से हमने ये जस्ट लर्न किया था इन टाइप्स को। Ronaldo and Paulo plays for Manchester Football Club. That's thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, pyridoxine, biotin, folate and cobalamin. ठीक है, विटामिन ए जिसको बोलते हैं रेटिनॉल या फिर रेटिनल भी कहते हैं, और एक्चुअली प्रो विटामिन जो हैं कि दैट्स बीटा कैरोटीन से अगर ये बन रहा है तो उसको बोलते हैं एंड वो इट्स रिक्वायर्ड फॉर योर वीएन के लिए, इसको रिक्वायर है वीएन पिगमेंट्स के लिए। इसके बारे में हमने डिस्कस किया इन आवर प्रीवियस क्लासेस। Vitamin D that's required for your bone metabolism, your calcium homeostasis. We also call it cholecalciferol and ergocalciferol, and we also call it you have vitamin D2 and D3. Vitamin E that is a tocopherol, alpha and gamma tocopherol भी बोलते हैं इसको, टोकोट्राइनोल भी बोलते हैं इसको, और दैट्स एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट। ये इसके फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड विटामिन के की टाइप्स हैं फाइलोक्विनोन, मिनाक्विनोन एंड मेनाडायोन। ये इसकी टाइप्स हैं विटामिन के की, ब्लड क्लोटिंग में और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। ये सारे इसके क्या हैं फंक्शंस हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स के। तो हम कुछ इसमें से विटामिन ए और डी के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, विटामिन ई और के बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। विटामिन डी आपके जो है कैल्शियम और फास्फोरस होमोस्टैसिस, बोन मेटाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। वी डिस्कस अबाउट दिस मैकेनिज्म। आई विल जस्ट रिव्यू इट दैट इन द स्टार्ट सनलाइट आपके स्किन के ऊपर पड़ेगी तो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल आपके कोलिकैल्सिफेरॉल में जाएगा, और कोलिकैल्सिफेरॉल देन जो है वो थ्रू ब्लड सर्कुलेशन मूव करेगा इनटू लीवर,
लिवर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में, देन इट गोइंग टू किडनी, यहाँ पे इसकी अगेन हाइड्रोक्सिलेशन होगी और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, ठीक है। सो दैट्स एक्टिव फॉर्म, इसको बोलते हैं, वी कॉल इट दैट्स कैल्सिट्रायोल एंड दैट्स एक्टिव फॉर्म। एंड और ये यहाँ पे दो अहम चीजें हमने डिस्कस की अबाउट कैल्शियम, वी डिस्कस आल्सो अबाउट एंड फास्फोरस लेवल इन द सीरम phosphorus and calcium level actually controlling this calcitriol। कि अगर आपका फास्फोरस लेवल कम है तो फास्फोरस क्या करेगा, डायरेक्टली इसको अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को एक्टिवेट करेगा कि वो ये इस चीज को एक्टिव विटामिन डी बनाए। अगर कैल्शियम लेवल कम है तो ये क्या करेगा, सबसे पहले पैराथायराइड हार्मोन को, पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिव करेगा, वहां से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करेगा, वो जो पैराथायराइड हार्मोन है वो आएगा यहाँ पे और इसको एक्टिव करेगा और यहाँ से एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बनाएगा। सिमिलरली डाइट से आप जब लेते हैं, डाइट से आप ले रहे हैं विटामिन डी, तो वो भी कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होके एंड देन इसी प्रोसीजर के थ्रू वो आपका एक्टिव विटामिन डी सिंथेसाइज होती है उससे, ठीक हो गया। तो विटामिन डी क्या करता है कि आपका कैल्शियम होमियोस्टेसिस और बोन मेटाबॉलिज्म को कैसे कर रहा है मेंटेन, के जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है आपके कैल्शियम फास्फोरस की, और बोन से मोबिलाइजेशन को इंक्रीज कर रहा है ताकि कैल्शियम होमियोस्टेसिस, कैल्शियम का फास्फोरस का लेवल सीरम में बढ़े, और जीआईटी से उसके रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। Then we discuss about vitamin A. Vitamin A occur in two forms, retinoids and also present in the form of carotene. It has VN's role in VL system. It has role in growth and maturation. Epithelial integrity में इसका role है. Your skin integrity, your epithelial lining integrity reproduction में, and then immunity में भी इसका role है. हमने VN के बारे में इसका डिस्कस किया था जस्ट कि किस तरह जो है ये आफ्टर मेटाबॉलिज्म कंप्लीट जो है ये किस तरह से जो है रेटिनॉल जो है ये किस तरह से जाता है इनटू योर वीएन सेल और वहाँ पे आई सेल में जाता है और वहाँ पे किस तरह से ये जो है ये वीएन का प्रोसेस इसका स्टार्ट होता है। तो हमने इसको इन योर प्रीवियस लेक्चर्स हमने इसको वीएन के प्रोसेस को भी बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो हम इस लेक्चर में मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इसमें विटामिन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। विटामिन के जो है दैट्स प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म्स, फाइलोक्विनोन जो कि दैट्स इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, जो कि हम जो है वो फूड से हम ले रहे हैं, K1 जो है फाइलोक्विनोन, मेनाकिनोन जो कि हमारा बॉडी का माइक्रोफ्लोरा जीआईटी में माइक्रोफ्लोरा जो कि हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जीआईटी ट्रैक्ट में बना रहे हैं, उसको बोलते हैं दैट्स अ K2, दैट्स अ मेनाकिनोन। देन वी हैव मेनाडायोन, मेनाडायोन जो है दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन ये जो है लैब में सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन दैट इज twice as potent as compared to vitamin K1 and K2. No, I want इसके बारे में potency, potent का क्या मतलब है मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। What is mean by potent? Potency से क्या मुराद है? यहाँ पे देखिए, we have two terms, efficacy and potency. Efficacy का क्या मतलब है? That's a maximum effect that a given drug will produce regardless of dose. के एक ड्रग मैक्सिमम इफेक्ट कितना प्रोड्यूस कर सकती है, हमने डोज पे नहीं जा रहे, डोज चाहे जितनी भी हो, लेकिन एक ड्रग कितना मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, वी कॉल इट दैट्स द एफिकेसी ऑफ दैट ड्रग। अगर मैं कहूँ कि पोटेंसी क्या है, कि पोटेंसी क्या है कि आपको कोई स्पेसिफिक सर्टेन इफेक्ट पे जाना है, प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए कितनी ड्रग की अमाउंट चाहिए होगी, द अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन इफेक्ट, वी कॉल इट दैट्स द पोटेंसी। इसको मैं यूं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ये देखिए इसमें मैं रखता हूँ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, अमाउंट ऑफ ड्रग एक्स एक्सिस पे, जहां पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स ऑफ दैट ड्रग, ये मैं कहता हूँ दैट्स अ ड्रग ए और ये मैं कह देता हूँ दैट्स अ ड्रग बी, ठीक है। अब ये ड्रग ए है
ये है ड्रग बी, नो ये है कंसंट्रेशन। तो इन दो ड्रग, ये जो डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे आप, व्हाट यू विल कॉल इट, दैट इज द potency difference, that's the difference in concentration. The potency क्या है, the amount of drug required to produce certain effect, we call it that's the potency. So that is the, ये क्या है, potency difference है, ठीक है, potency difference। और ये जो है ये क्या है, रिस्पॉन्स है, इस ड्रग का रिस्पॉन्स इतना है, इस ड्रग का रिस्पॉन्स इतना है, तो ये जो रिस्पॉन्स का डिफरेंस है ये क्या है, एफिकेसी, दैट इज द मैक्सिमम इफेक्ट जो कि एक ड्रग प्रोड्यूस कर रही है। तो ये कौन सा डिफरेंस हो गया, दैट्स द एफिकेसी डिफरेंस। अभी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये है पोटेंसी क्या है। अब पोटेंसी ये है कि हम कहते हैं ना ये ड्रग जो है हाई वेरी पोटेंट है, उसका मतलब ये है कि वो कम मिकदार में ज्यादा इफेक्ट शो करती है, ज्यादा रिस्पॉन्स देती है, वो कॉल्ड इट दैट्स अ हाईली पोटेंट ड्रग। लो पोटेंट, ये ज्यादा अमाउंट में कम इफेक्ट दिखा रही है, दैट्स द हम ये कहते हैं दैट्स अ लो पोटेंसी है उसकी। अब यहाँ पे देखें, मैं कहता हूँ एक ये ड्रग है और एक ये ड्रग है, मैं कह देता हूँ इसको कहता हूँ ड्रग ए, इसको कह देता हूँ ड्रग बी। मैं यहाँ पे कहता हूँ ये कंसंट्रेशन है और ये क्या है, रिस्पॉन्स। अब आपने बताना है इसमें से पोटेंट ड्रग कौन सी ज्यादा है, पोटेंट, ये कंसंट्रेशन है, इसके लिए इतनी कंसंट्रेशन चाहिए, मैं कहता हूँ इसको ये 1 है ये 5 है, इसके लिए 1 कंसंट्रेशन चाहिए इतना इफेक्ट देने के लिए, इसके लिए 5 कंसंट्रेशन चाहिए इतना इफेक्ट देने के लिए। अब ए और बी में बताएं कि पोटेंट कौन सी ज्यादा है, ए ड्रग ज्यादा या बी, चैट बॉक्स में बताएं। ए ज्यादा पोटेंट है क्योंकि वो कम कंसंट्रेशन में उसने आपको ज्यादा इफेक्ट दिखा दिया, कम कंसंट्रेशन में उसने ज्यादा उतना ही दिया, लेकिन बी ने ज्यादा कंसंट्रेशन में उतना रिस्पॉन्स दिया। तो यहाँ पे जो पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, यहाँ पे आप आए बैक, अपने जहाँ पे आए कि विटामिन K3 जो है that is more potent than vitamin K1 and K2. Vitamin K3 is more potent than vitamin K1 and K2। इसका मतलब यह है कि ये कम मिकदार में इन दोनों से ज्यादा इफेक्ट शो करता है। ठीक हो गया, चलो। विटामिन के प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, आपका डिफरेंट रोल्स हैं ब्लड क्लॉटिंग में, इसका बोन फॉर्मेशन में, एंड इट आल्सो हैज अ रोल इन योर रेगुलेशन ऑफ योर मल्टीपल एंजाइम्स। ठीक है, सो नंबर 1 जो है ब्लड क्लॉटिंग। हम जो है ब्लड क्लॉटिंग को एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर। चले, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि इट हैज अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, आपके ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल है, और हम ब्लड क्लॉटिंग को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, विटामिन की किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग कर रहा है। इसका रोल बोन फॉर्मेशन में है कि जो है इट एक्टिवेट्स विटामिन के जो है ऑस्टियोकैल्सियम इज अ प्रोटीन, उसको एक्टिवेट करता है जो कि बोन्स को कैल्शियम, इट बाइंड्स कैल्शियम विद बोन्स, आल्सो एक्टिवेट प्रोटीन मैट्रिक्स गला प्रोटीन, एंड दैट इज अ प्रोटीन दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन विटामिन, आपका जो है that's actually totally dependent on your vitamin K। और ये जो मेट्रोग्लास प्रोटीन that is actually helps in bone formation, and this metroglass protein prevents from vascular calcification। यहाँ पे एक जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ that is the vascular calcification। vascular calcification, vascular calcification क्या है, वेस्कुलर मीन वेसल्स के अंदर, कैल्सिफिकेशन मीन कैल्शियम का बाइंड होना। अब कैल्शियम के अंदर अगर वेसल के अंदर कैल्शियम बाइंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, वेसल्स हार्ड हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो मेट्रोग्ला प्रोटीन है ये कैल्शियम वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन से बचाता है, इट बोन फॉर्मेशन के साथ साथ ये वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन को भी इनहिबिट करता है। And it also has a role in regulation of multiple enzyme, gamma glutamyl carboxylase एक एंजाइम है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, that's a mechanism how vitamin K helps in blood clotting।
और विटामिन के प्लेट्स रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लें, कौन सी चीज जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करती है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपको क्या चाहिए, योर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, coagulation factors, coagulation factor actually that helps in blood clotting, ये मैं कहता हूँ। और coagulation प्रोटीन कहाँ बनती हैं आपकी, लीवर सेल के अंदर। ये मैंने लीवर बना दिया, ये लीवर का एक मैंने सेल बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक लीवर का सेल बना दिया, ठीक है। अब कोगुलेशन प्रोटीन लीवर के अंदर बन रही है, मैंने यहाँ पे ये मैंने ड्रा कर देता हूँ एक कोगुलेशन प्रोटीन। I should share whiteboard. ठीक है, यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ, एक जो है ये मैंने सेल, लीवर सेल ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। ये है लीवर सेल आपका, इसके अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग करवाती हैं वो कौन करवाती हैं, कोगुलेशन प्रोटीन्स। ये मैंने प्रोटीन बना दी, ये कोगुलेशन, ये प्रोटीन है जिसके ऊपर अमाइनो एसिड लगे हुए हैं, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब ये जो है ये प्रोटीन, ये अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड का नाम है गैमा, ये ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड है। तो इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं, ये अल्फा, ये बीटा सब यूनिट, और ये इसका है जी गैमा सब यूनिट। सो ये क्या है, गैमा सब, अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट, ये है ग्लूटामिक एसिड। ये अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, इसके 3 सब यूनिट है, अल्फा बीटा एंड गैमा। ये ओवरऑल क्या है, ये कोगुलेशन प्रोटीन है, इसके ऊपर ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है ना प्रोटीन। तो ये अमाइनो एसिड जो हमने लिया है, ये दैट्स अ ग्लूटामिक एसिड, और जहाँ पे ये अल्फा है, ये प्रोटीन बीटा है, ये प्रोटीन गैमा है, ये उसका सब यूनिट है गैमा, ठीक है। अब गैमा सब यूनिट के ऊपर नॉर्मली इसका एक कार्बोक्सिल एंड होता है, दैट्स अ वन कार्बोक्सिल एंड यहाँ पे मौजूद होता है। अभी कोगुलेशन प्रोटीन को वर्क करने के लिए, कोगुलेशन प्रोटीन को वर्क करने, कोगुलेशन प्रोटीन आपस में कोलैबोरेट करके वर्क करती हैं। मैं इसको एक सिंपल सी यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, मैं कहता हूँ एक ये कोगुलेशन प्रोटीन है, एक ये कोगुलेशन प्रोटीन। अब ये जो है 3 सब यूनिट्स मैंने बना दिए, यहाँ पे कार्बोक्सिल एंड लगा हुआ है, ठीक है, ये कार्बोक्सिल एंड लगा है, ये एक सब मैंने बना दिए। अब इसको एक ये प्रोटीन है, यहाँ पे भी इसके ऊपर भी एक कार्बोक्सिल एंड लगा हुआ है। अब यहाँ पे इन दोनों को आपस में वर्क करने के लिए अब इन दोनों को आपस में वर्क करने के लिए ये जो है ये आपस में इस तरह बाइंड करती हैं। इनको वर्क करने के लिए इनको एक और कार्बोक्सिल एंड चाहिए होगा, ताकि ये आपस में यहाँ पे जुड़ सकें, कोई आए और उसको यहाँ पे आपस में जोड़ सके, यहाँ पे बाइंड कर सके एक दूसरे के साथ। अब इसके लिए हमारे पास मिसिंग क्या चीज है, दूसरा कार्बोक्सिल एंड। दोबारा मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं कहता हूँ ये भी एक कोगुलेशन प्रोटीन है, ये भी कोगुलेशन प्रोटीन है। यहाँ पे ये मैंने जो है वो बना दिया, ग्लूटामिक एसिड है, उसके 3 सब यूनिट बना दिए। यहाँ पे मैंने कहा ये कार्बोक्सिल एंड लगा दिया। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे आओ और यहाँ पे भी कार्बोक्सिल एंड लगा दिया। अब इसको एक और ऐसे कार्बोक्सिल एंड चाहिए, इसको भी एक और कार्बोक्सिल एंड चाहिए, ताकि ये आपस में दोनों बाइंड कर सकें। अब दूसरा कार्बोक्सिल एंड यहाँ पे है नहीं, अब दूसरा कार्बोक्सिल एंड कौन लगाएगा, वो लगाएगा आके विटामिन के। वो कैसे लगाएगा ये देखते हैं, ठीक हो गया। अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप करने क्या जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, दैट्स एंजाइम नेम इज गैमा। मैं इसको कुछ इस तरह लिखता हूँ, गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज, और इस एंजाइम का नाम क्या है, गैमा ग्लूटामाइल
कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ओके। ये जो एंजाइम है ये आके गैमा सब यूनिट के ऊपर एक लगा देगा, गैमा सब यूनिट के ऊपर एक, ये गैमा सब यूनिट है, ये गैमा सब यूनिट के, ये ग्लूटामिक एसिड है, ये इसका गैमा सब यूनिट है। यहाँ पे ऑलरेडी एक कार्बोक्सिल एंड मौजूद है, ये आएगा और ये दूसरा कार्बोक्सिल एंड भी लगा देगा। ठीक है, अब ये जो, अब क्या होगा, अब इसके ऊपर दो कार्बोक्सिल एंड मौजूद हो गए जो कि रिक्वायरमेंट थी। अब ये क्या होगा कि मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये है आपका प्रोटीन है, कोगुलेशन प्रोटीन, यहाँ पे दो कार्बोक्सिल एंड लग गए, यहाँ पे आई और यहाँ पे भी दो कार्बोक्सिल एंड लग गए। अब यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज आएगी ऐसे ना, पॉजिटिव चीज क्या आएगी, यहाँ पे आएगा कैल्शियम, कैल्शियम आएगा, इसको भी बाइंड कर देगा, इसको आपस में जोड़ देगा, यहाँ पे भी आएगा कैल्शियम और इस तरह जोड़ देगा। इन दिस वे कोगुलेशन प्रोटीन्स वर्क टुगेदर एंड दे हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। लेकिन विटामिन के का कहाँ पे रोल है, विटामिन के का रोल है इसकी एक्टिवेशन में। ये जो हमने डिस्कस किया ना, ये एंजाइम, इस एंजाइम की एक्टिवेशन में विटामिन के का रोल है। तो विटामिन क्या क्या करेगा, विटामिन के आएगा, इसको एक्टिवेट करेगा और चला जाएगा। और कौन सा यहाँ पे एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट कौन करेगा, कौन सा विटामिन के की टाइप, दैट्स द विटामिन के हाइड्रोक्विनोन, विटामिन के, दैट इज विटामिन के हाइड्रोक्विनोन, ये विटामिन ए की वो टाइप है जो आएगी। इसको एक्टिवेट उसने किया गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज को, और यहाँ से चला गया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, विटामिन के एपोक्साइड में ये कन्वर्ट हो गया। अब इस प्रोसेस को और चलना चाहिए, यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। ये क्या आएगा, विटामिन एपोक्साइड वापस आएगा और इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिर दोबारा से एक्टिवेट करेगा और ये इस तरह प्रोसेस चलता जाएगा। अब ये विटामिन के एपोक्साइड को जो कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे एक और एंजाइम मौजूद है, उसका नाम है विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज, विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज। ये एंजाइम जो है वो इसको दोबारा से कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोक्विनोन में और ये इस तरह से प्रोसीजर चलता रहेगा। सो दिस इन दिस वे जो है विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ओके चले नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई इज एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन ई इज प्रेजेंट जो है अब आपका इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसका इसके अंदर मौजूद है। लिपिड पोर्शन जो है सेल मेम्ब्रेन का, क्योंकि हमने बताया ना सेल मेम्ब्रेन का लिपिड पोर्शन होता है दैट कंटेन्स फॉस्फोलिपिड। अब वो जो है लिपिड पोर्शन में ये विटामिन ई मौजूद होता है। ये विटामिन ई फॉस्फोलिपिड्स की ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, फ्री रेडिकल्स आते हैं उनको ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ये उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। तो दैट्स व्हाई एंटीऑक्सीडेंट का हमने फंक्शन पहले पढ़ा था, एंटीऑक्सीडेंट कैसे करता है, तो सिमिलर फंक्शन ये प्ले करता है। अब सारों की डेफिशिएंसी ना यहाँ पे हमने दिखाई है एक में, कडाक। कडाक इज ये एक जो है शॉर्ट फॉर्म है, जो कि आप कह लें कि जिसकी वजह से यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिशिएंसी symptoms या फिर deficiency disease of all fat soluble vitamins and vitamin C also. K for vitamin K and vitamin K की deficiency की वजह से hemorrhage हो जाएगी। और ये वाली स्टेटमेंट से आपको आइडिया होगा, जैसे कि he steals the rickshaw at night dark sky। K vitamin K की वजह से hemorrhage होगी। E vitamin E that's antioxidant, इसकी वजह से sterility होगी। ठीक है, डी दैट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकट्स हो जाएगी, रिकट्स, ठीक है, रिकट्स हो जाएगी। ए विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी
एंड सी की एफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो जाएगी। ठीक हो गया? ओके चलें, एंड देन वी हैव जस्ट वन लास्ट स्लाइड, और इसके बाद दिस डिफरेंस जो कि फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल में एक समराइज किया हुआ है, जो कि अभी हम सारा डिस्कस करके आए हैं, वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नो न्यू थिंग, तो आप यू कैन रिव्यू इट योरसेल्फ। ओके, अगर आपको क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन योर ईमेल। ओके, that's all about today's discussion.